तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम आरटीपी के सारे क्वेश्चन करते हैं। ईवीए के नोट्स आप कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे, अब हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। अब देखो मार्केट वैल्यू एडेड की भी हम बात कर चुके हैं, अब इस पर भी हमको क्वेश्चन करना बचा हुआ है, राइट। तो हम क्वेश्चन भी करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डब्ल्यू लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देख के रखा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डब्ल्यू लिमिटेड का है और शेयर्स जो है एनएसई में कोट कर रहे हैं, ठीक। तो कुछ इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, रिजर्व है, स्टैट्यूटरी फंड है। अब स्टैट्यूटरी फंड तो कंपलसरी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये फंड तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही होगा। ऑर्डिनरी शेयर जो है वो प्रीमियम पे कोट हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर 30 पर शेयर है, डिवेंचर पार वैल्यू है, ठीक है। तो अब समझो ये तीन के थ्रू हम जो है ये तो निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू, डिवेंचर पार है। अब ये तीन ले रहे हैं तो हम रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, तो एक बार अपन ऐसा करते हैं कि मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। और देखो 500% का जो है वो प्रीमियम है, तो टोटल जो है 5.05 जो भी लाख है इसको अपन 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो क्या है हमारा 3030, ये आ गया हमारा। साथ ही साथ ये तो है 3030, प्रेफरेंस शेयर 150 लाख। अब 15 लाख है, 15 को मल्टीप्लाई करो 30 से तो 450 लाख। और रही बात है अपना डिबेंचर की, ठीक है, तो डिबेंचर कितना है 5 लाख, 5 लाख को आप वही 10 तो 50 लाख, ये भी यही हुआ 5 लाख। अच्छा ओके, समझो 12% सिक्योर डिबेंचर 5 लाख दे के रखा है, इस तरीके से दे के रखा है। तो ये रुपीज़ नहीं है, ये रुपीज़ नहीं है, इसको नंबर मानो भैया, ये नंबर मानो। ये पहला चीज़ तो यही है जो मज़े ले लेगा। इससे जो है बाकायदा अपना करंट मार्केट वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। अब करंट मार्केट वैल्यू निकाल ली है तो भैया ये तो मार्केट वैल्यू है, अमाउंट इन्वेस्टेड निकालना है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है ये भी तो देखो, ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड में सभी ले लोगे आप, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी फंड इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और अमाउंट इन्वेस्टेड है तो उसमें अपन ने देखा था ना कि इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस सभी लेंगे इसमें, ठीक। तो देखो क्या लिया है इन्होंने, स्टैट्यूटरी फंड लिया है क्या, देखो इक्विटी 505, 150, 101, 505, 150, 101, 50, ठीक है। डिवेंचर्स है ना, डिवेंचर्स भी लिए और स्टैट्यूटरी फंड भी लिया क्योंकि बोल के रखा था, ठीक है, कंपलसरी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड, और ये अपना आ गया बचा हुआ मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है। अब ये जो सिग्निफिकेंट एडिशन है ये शो कर रहा है कि वेल्थ क्रिएशन है अच्छा खासा, और लोग जो है ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार है, ठीक। मार्केट इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे ग्रेटर देन द हिस्टोरिकल नेट वर्थ, ये अपन पढ़ चुके थे। चलो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करें तो टोटल अपने को जो है वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल निकालना है लीवेंस कीवर्ड मॉडल से। तो हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक। तो वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैसे, कि आप ऐसे निकाल सकते हो कि जो एम्प्लॉयज़ है 30 से 39 एज के है, 40 से 49 एज के है, 50 से 54 एज के है, ठीक है। तो 3 तरीके के एम्प्लॉयज़ है और अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड है, ठीक। ये जो भी टोटल अर्निंग रहेगी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ईच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए। अब कैटेगरी भैया एज वाइज देखेंगे कि कैटेगरी हम जो है स्किल्ड वाइज देखेंगे तो भैया ऐसा है कि स्किल्ड वाइज देखा जाता है कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, ये होता है कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। अब अनस्किल्ड में इतने लोग हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड में इतने हैं, स्किल्ड में इतने हैं, तो हमको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बार निकालते हैं, तो हम एक का ही निकाल लेंगे तो बचे हुए का भी निकल जाएगा। तो अनस्किल्ड का निकालते हैं, क्या बोल रहे हैं कि 30 से 39 में 70 लोग हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज जो एनुअल अर्निंग है वो 3000 है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि जो है 3000 है पर्सन, ठीक है, सॉरी 70% की 3000 अर्निंग है, और इन सबकी एज जो है ये 30 साल है, क्योंकि 30 से 39 बोला है ना, तो अपन मान लेते हैं कि 30 साल है, ठीक। तो 30 साल है तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, आप प्रेजेंट वैल्यू ये निकालोगे कि अगले 10 साल तक जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक तो उनको, अब मैं 30 साल की उम्र पे खड़ा हूँ ना, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक जो है मेरे को तो मिलेंगे 3000, अगले 10 साल मेरे को मिलेंगे 4000, अगले 5 साल मेरे को मिलेंगे 5000। तो मैं तो ऐसे कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगा, तो मैं 30 साल पे खड़ा हूँ और मेरी वैल्यू निकालो आप तुम, ठीक। तो निकालो। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो अगले 10 साल रहेंगे वो अगले 10 साल रहेंगे
उसमें ऐसा है कि आपको अगले 10 साल के लेना है, मतलब कि 10 साल के बाद के 10 साल के फैक्टर लेना है। इस तरीके से आप 30 साल के हो तो आपने ये निकाल लिया, आप 40 साल के हो तब आपने, ठीक है, निकाल लिया, ठीक। तो एज्यूम ऑल 70 जो एम्प्लॉयज़ है वो 30 साल के हैं। एज्यूम करो कि सारे 20 एम्प्लॉयज़ जो है वो 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, और एज्यूम करो ऑल 10 एम्प्लॉयज़ जो है 50 साल के। इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। या सेमी स्किल्ड में भी करोगे और आप ऐसे स्किल्ड में भी करोगे, राइट। तो समझो एक अनस्किल्ड वाला, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि अनस्किल्ड है, 30 से 39 पे 70 लोग हैं, 40 से 49 पे 20 लोग हैं, 50 से 54 पे 10 लोग हैं। तो एम्प्लॉय बोल रहा है कि यार 70 लोग हैं तो सब 30 साल के, उनको पता है कि यार इतनी मेरे को अर्निंग हो जाएगी। 40 से 49 है, वो बोल रहे हैं कि हम तो 40 साल के हैं और इतनी अर्निंग हमको आगे हो जाएगी। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, सबकी निकाल ली। अब अनस्किल्ड की भी हमने निकाल ली, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 54 पे। सेमी स्किल्ड की भी निकाल ली, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 54 पे। स्किल्ड की भी निकाल ली। और अनस्किल्ड का फिर हमने ऐसा, क्योंकि ये है 30 से 39 पे हमने हर एक का निकाला, पर हमने इसको फिर 70 से बाद में मल्टीप्लाई भी करा, क्योंकि वो जो हमने निकाला वो एक का निकलेगा। ये जो अभी आपने निकाला 21042, ये एक का निकलेगा। अब 21042 को आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 1472940 आएगा। तो एक तरीके से आप सबका भी टोटल इधर से ही मार देना और इधर से ही मार देना, तो इस तरीके से आपका एक अच्छा जो है प्रेजेंटेशन बन जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन जो आरटीपी का आता है, वहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमको जो है कैलकुलेट करना है। अब देखो, तो लाइफ इंडस्ट्री फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EVA, और एक्सप्लेन करो कि जो रीजन ऑफ डिफरेंस इफ़ एनी बिटवीन EVA एंड MVA। तो ऑब्वियस ही बात है, EVA और MVA में डिफरेंस रहेगा, वो मार्केट वैल्यू फैक्टर लेता है, फ्यूचर्स प्रेजेंट वैल्यू रहता है, तो वो, और EVA 1 साल का रहता है, वो फ्यूचरिस्टिक रहता है, तो डिफरेंस तो रहेगा, वो तो मैं अभी बता रहा हूँ। पर EVA कैलकुलेट कर लो तुम, ठीक है। और डिविडेंड जो है 15% पर एनम कॉमन शेयर होल्डर को दिया जाता है। ये प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस है कंपनी की, ठीक। सबसे पहले आप 3 खांचे बना लो, जहाँ पे एक जगह आप नोपैड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, और एक जगह आप जो है KO कैलकुलेट कर रहे हो, और एक जगह कैपिटल एम्प्लॉयड है। नोपैड के नीचे 2 एरो बना लेना कि या तो तुम स्टेटमेंट वाइज बनाओगे या तो तुम्हारा फॉर्मूले करेगा। KO में तुम कैपिटल एम्प्लॉयड का ध्यान रखना, और कैपिटल एम्प्लॉयड के वाले केस में आपको ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का ध्यान रखना है। तो पहले हम नोपैड की बात करते हैं। अब देखो, हमको फाइनेंशियल एवरेज दे के रखा है, मतलब EBIT अपॉन EBT दे के रखा है, इसके थ्रू हम EBIT निकाल लेते हैं। तो आप जो है इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका EBIT आ जाएगा। EBIT जो है हमारा 66 लाख, ठीक है। तो ये EBIT आ गया, ठीक है। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, EBIT में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो तुम, ठीक है। तो 66 लाख में से टैक्स डायरेक्ट माइनस कर दो ना, नोपैड हो जाएगा। तो 46.2 हमारा नोपैड होना चाहिए। देखो अब ये देख लेते हैं 46.2 हमारा नोपैड है कि नहीं है, राइट। देखो जी नोपैड हमारा हुआ। अब KO और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो KO कैसे निकलेगा, ये सब चीज़ें दे के रखी, KO निकालो। ये शेयर दे के रखे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम दे के रखा है, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व सब दे के रखा है, राइट। हमको अब जो है 15%, ठीक है, ये हमारा KE है, ठीक है, ये पॉइंट, ये KE है हमारा 15% है। इधर अब ध्यान रखना, हमने नोट्स में कुछ बोला था, क्या था, कि जो KE ये सब रहेगा, ये सब परसेंटेज में, ये सब रहेंगे वैल्यू में, ठीक है। बाकी जो है वो D और ये सब चीज़ें रहेगी, KD इंटू D है ना, तो D हमारा रहेगा डेसिमल में, ठीक है। तब जैसे कि KO है ना, हमको KO निकालना है, तो हमने लिया कि KE तो हमारा 15 है, ठीक है, 15%। ये KE हो गया, KD ये हमारा 12 है। अब KD लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, इसको 1 - T करेंगे, ठीक है। तो 12 है, 12 में से 1 - T करो, तो 12 का 7% 84, तो 8.4 हो गया, ठीक है। ये हमारा 8.4% हो गया। अब ये पॉइंट है कि यार भाई आप प्रपोर्शन निकालोगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं। अब इक्विटी का कितना प्रपोर्शन है, अब समझो। टोटल कैपिटल की बात करें तो पहले टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो कि भैया देखो 158,200 है, इसको अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1582 ये हमारा लाख हो गया। ये 50 लाख है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 500 लाख हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 155 है, फ्री रिजर्व 154 है, कैपिटल रिजर्व 109 है, ठीक है। तो देखो इन्होंने जब प्रपोर्शन निकाला ना, प्रपोर्शन के समय क्या ध्यान रखा कि भाई इन्होंने सभी लिया, ठीक है, सबको इन्होंने लिया और 500 का अलग रखा, और इस तरीके से उन्होंने प्रपोर्शन निकाला। अब ठीक है, अब KD इंटू D तो कम को करना ही था ना,
तो प्रपोर्शन दिया, तो इसको डेसिमल में लेंगे। हमने बोला था कि जो वेट है इसको हम डेसिमल में लेंगे, बाकी जो है परसेंटेज में फुल फिगर में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है 13.68 आया। अभी जो 13.68 है इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 2500 है, ये हमारा 342 आ गया, ठीक है। तो जो 342 है हम किस में से माइनस करेंगे, हम 342 किस में से माइनस करेंगे, जो नोटपैड में से माइनस करना आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगा। आप भी सॉल्व करेंगे, आपका भी आ जाएगा, राइट। तो अपने शेयर होल्डर फंड में जो है हमने सारे के सारे रिजर्व लिए, राइट। हमने जो है शेयर होल्डर फंड में सारे के सारे रिजर्व लिए हैं, राइट। अब इधर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में एक और क्वेश्चन है, वो बिड वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बिड वाला भी, इसको भी देख लेते हैं। कंपनी का कैपिटल बेस 1 करोड़ है, तो कैपिटल बेस 1 करोड़ है और प्रॉफिट कमाया है टू द ट्यून 11 लाख, ठीक है। तो कैपिटल बेस 1 करोड़ है, प्रॉफिट टू द ट्यून 11 लाख है। तो कैपिटल बेस है 1 करोड़, ठीक है। कैपिटल बेस है 1 करोड़ और प्रॉफिट अर्न किया है 11 लाख, ठीक है। ROI उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का 12.5 है। इफ़ द सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव आर एक्वायर्ड बाय द कंपनी, अगर हमने सर्विस एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव की ली, ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो प्रॉफिट है वो तो 2.5 लाख से बढ़ जाएगा अबाउ द टारगेट प्रॉफिट। तो 2.5 लाख अबाउ द टारगेट प्रॉफिट, मतलब कि टारगेट प्रॉफिट तो मेरा 12.5 है, तो अगर 1 करोड़ पे 12.5 करें तो 12.5 लाख है ना। और प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 2.5 लाख, अबाउ द टारगेट मतलब 2.5 लाख हो जाएगा 15 लाख। तो अगर सर्विस ली तो 15 लाख हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और अभी प्रॉफिट 11 लाख है, तो मैक्सिमम बिड प्राइस कितना जो है आप उसको अफोर्ड कर सकते हो देना, तो आप 4 लाख उसको दे सकते हो, ठीक है। क्या बोल के रखा है, 4 लाख आप उसको दे सकते हो, आप 4 लाख जो है अफोर्ड कर सकते हो देना, ठीक है। तो मैक्सिमम बिड प्राइस का तो नहीं पता, पर मैक्सिमम सैलरी तो हमने निकाल लिया कि आप 4 लाख इसको दे सकते हो, क्योंकि 4 लाख आपका एडिशनल प्रॉफिट है। और इसको ये भी करने का, तो ये भी इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बोल रहे हैं कि मैक्सिमम बिड प्राइस निकालना है, तो देखो बिड प्राइस ये है कि भाई इंडस्ट्री में 12.5% है ना, तो ये जो 4 लाख है अगर इंडस्ट्री में माने तो ये 12.5% का है, ये 12.5% पे इतना हो रहा है, तो 100% पे कितना, मतलब कि कैपिटल कितना होगा। तो मैक्सिमम बिड प्राइस तो छोड़ो, अभी अपन इसको ऐसा निकालते हैं कि जैसे कि जो है 4 लाख है, ये हमारा 12.5% है, तो एक तरीके से इसकी मार्केट में जो वैल्यू है, ठीक है, लोग 32 लाख देने को तैयार है, क्योंकि 32 लाख लोग देंगे तो उनको पता है कि 12.5% हमारा एक्सपेक्टेशन है, तो ठीक है वो मीट हो जाएगा, 32 लाख हम देने को तैयार है, ठीक है। तो मैक्सिमम बिड प्राइस जो है वो 32 लाख हो जाएगा। मैक्सिमम बिड प्राइस हमने निकाला और मैक्सिमम सैलरी निकालिया, तो वो दोनों हमको समझ में आना चाहिए, हैं, मैक्सिमम बिड प्राइस और मैक्सिमम सैलरी, ठीक। तो देखो ये तो ठीक है, हमने देख लिया, ठीक है। बाकी ये टारगेट इंडेक्स ये सब तो ठीक है, ये तो वैल्यू एडेड है, ये तो पुरानी यादें हो गई है। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हम करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। हाँ अब देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करें तो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट द लीव एंड कीवर्ड्स मॉडल, टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल्ड और अनस्किल्ड है। तो देखो एनुअल एवरेज अर्निंग जो है रिटायर एनुअल, देखो एनुअल बोल कर रखा है, और टिल द रिटायरमेंट एज 50,000 एनुअल रहेगा। रिटायरमेंट की एज है 65 और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो चलो ठीक है, अभी एवरेज एज है 62। तो जो है एक एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो 3 साल में 50,000 डिस्काउंटिंग कर लो एक एम्प्लॉय की, ये एक एम्प्लॉय का निकल जाएगा, इससे 20 एम्प्लॉय का निकाल लो। ऐसे ही अनस्किल्ड का आपको निकालना है, तो इस तरीके से आपका पूरा निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो पहले शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 2000, 4000 और ये 400 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6000 डिवाइड बाई 6400। बाकी जो है हमको ये है, हमको टैक्स दे के रखा है, तो और जो है टैक्स दे के रखा है, और रेट टैक्स रेट नहीं बता के रखा है यार। चलो ठीक है, हम जो है RF पर हम ये तो निकाले, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 16 है, जो है RF दे के रखा है, हम KE तो निकाल लेते हैं। अब रही बात है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट की, तो वो 400 है, अब वो इंटरेस्ट है 40, तो 10% निकल रहा है ना। देखो रेट नहीं दे के रखा है पर दिख रहा है, रेट नहीं दिखते हुए भी दिख रहा है।
इससे तुम्हारी जो है निकल जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.77%। अब जो है सिंपल से आते हैं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 15.77% आ गया। इसको किस पे लगाना है आपको? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे लगाना है। तो और नोपैट भी देख रखा है, देखो नोपैट है, पीबी EBIT देख रखा है 2000 लाख, इसमें टैक्स माइनस कर दो आप डायरेक्ट। तो 2000 में से जो है आप माइनस कर दो 40%, ये हो गया 1200। ठीक है 2000 में 1400 आएगा 30% माइनस करके। तो देखो ये अभी अपने 15.77% हमने WACC निकाला। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, हमारे पास सारा डेटा है अवेलेबल, रेडीमेड है। ये वही मैक्सिमम सैलरी वाला क्वेश्चन है जिसमें अपन ने मैक्सिमम सैलरी निकाली 4 लाख और बिड है 4 लाख डिवाइड बाय 12.5% करके 32 लाख निकाल लेंगे। तो ये वैसे का वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है ओके। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एबल बैंक विल गिव लोन टू कंपनी हैविंग EVA ग्रेटर देन 0। उनको ही लोन दे रही है जिसका EVA ग्रेटर देन 0 है, वो भी पास्ट 3 ईयर्स से। ठीक है ग्रेटर देन 0 है। बैंक इज कंसिडरिंग लैंडिंग मनी टू स्मॉल कंपनी। तो बैंक क्या कंसिडर कर रही है कि लैंड करा मनी स्मॉल कंपनी को दैट हैज़ द इकोनॉमिक वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है तो डेटा रिलेटिंग टू कंपनी क्या है कि ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स है। देखो ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स है, तो नोपैट नहीं बोला है। अब वैसे तो जो है ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स है तो ये नोपैट ही लग रहा है। देखो ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जरूरी तो होना है कि आफ्टर टैक्स दे के रखे तो हमेशा पैट ही बोला, वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इधर ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स है तो वो नोपैट है, ये नोपैट ही है। तो ठीक है ये दे के रखा है आपको, और टोटल एसेट दे के रखा है। ठीक है ये आपको टोटल एसेट दे के रखा है। ठीक है तो ऑपरेटिंग इनकम दे के रखी है जो आपका नोपैट है, टोटल एसेट दे के रखा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दे के रखा है, करंट लाइबिलिटी दे के रखा था। एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं हो जाएगा 60 लाख को, 60 लाख पर 10% लगा के 6 लाख हो जाएगा। ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया। लो तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 19 लाख हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि उनको ही देते हैं जिनका EVA ग्रेटर देन 0 है फॉर द पास्ट 3 ईयर। तो 19 लाख तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो सी क्वालिफाइड है लोन के लिए। ओके तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टेक होम सैलरी वाला है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या देके रखा है देखो समझो कि इक्विटी शेयर देके रखे 100 के 75 कॉल्ड अप है। इक्विटी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉल्स इन अरियर 25 पर शेयर। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इक्विटी शेयर 100 ईच के 75 कॉल्ड है, 25 अरियर में है। ठीक है तो कॉल्स इन अरियर, और जो है देखो एक तो है कि 75 कॉल्ड करे, ठीक है तो 25 तो कॉल ही नहीं करे, अब 75 कॉल करो उसमें भी 25 अरियर में। ठीक है ये वो वाला बोल रहे हैं। जनरल रिजर्व है, P&L है जो बिगनिंग का बता रहा है। P&L जो है इस साल का, इंडस्ट्री एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी 8% डिवेंचर है। ग्रेट लिमिटेड प्रपोज कर रहा है कि हायर द सर्विस, ABC की सर्विस हायर करते हैं। ठीक है ताकि वो अपनी कंपनी की पोजीशन को अच्छा कर दे। जो टेक होम सैलरी पर मंथ जो ABC डिमांड कर रहा है वो बोल रहा है मेरे को यार 1 महीने की 4 लाख दो। और एवरेज इनकम टैक्स रेट जो है आफ्टर कंसिडरिंग इम्पैक्ट 1 सेकेंड एग्जाम्पशन का इम्पैक्ट लेकर, ठीक है जो एवरेज इनकम टैक्स है वो 25% है। PF कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर कर रहा है पर मंथ वो 50,000 है। और प्रॉफिट ओवर एंड अबव द टारगेट, ABC को हायर कराना तो टारगेट से ऊपर ही प्रॉफिट देगा। तो ओवर एंड अबव टारगेट एक्सपेक्टेड बाय हायरिंग ABC, ओवर एंड अबव टारगेट 10%। तो टारगेट जितना होगा उसका भी 10% अबव, राइट। तो पहले तो हमको ये देखना है कि क्या वर्थवाइल है ABC को पे करे, ठीक है टू एम्प्लॉय मिस्टर ABC एंड ऑल्सो जस्ट सजेस्ट मैक्सिमम इमोल्यूमेंट जो उनको पे करने हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द प्रपोजल एंड सी वेदर इट इज़ वर्थवाइल कि यार ABC को एम्प्लॉय करना वर्थवाइल है कि नहीं है, इसको एम्प्लॉय करना वर्थवाइल है कि नहीं है। और चलो इसको एम्प्लॉय करना वर्थवाइल है, मैक्सिमम इमोल्यूमेंट हम उसको कितना पे करें। टेक होम सैलरी इज़ डेट रिमेनिंग आफ्टर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टेक होम सैलरी जो बोल रहे हैं ये मिनिमम टेक होम सैलरी डिमांडेड पर मंथ। टेक होम सैलरी इज दैट रिमेनिंग आफ्टर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF 50,000 पर मंथ एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरी। तो क्या बोल रहे हैं टेक होम सैलरी इज दैट रिमेनिंग आफ्टर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 50,000 पर मंथ टू PF 50,000 पर मंथ आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरी। ठीक है तो जो टेक होम सैलरी मतलब घर ले जाओगे, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कर लेगा 50,000 पर मंथ और इनकम टैक्स जो सैलरी में से कटेगा उसके बाद जो रहेगा वो हमारा टेक होम सैलरी रहेगी। अब पॉइंट ये है कि क्वेश्चन पढ़ के तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है।
तो ऐसे केस में आप बाइफर्केशन कर दो कि भैया 2 इक्विटी शेयर दे के रखे हैं, पीएनएल दे के रखा है, जनरल रिजर्व दे के रखा है, करंट ईयर का पीएनएल दे के रखा है, इंडस्ट्री की एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी दे के रखी है, ठीक है। अब ठीक है 8% डिबेंचर दे के रखा है, सर्विसेज हायर कर रहे हैं और टेक होम सैलरी 4 लाख डिमांड कर रहा है, इनकम टैक्स रेट है 25% है, ठीक है। एग्जम्पशन को कंसिडर करने के बाद पीएफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर कर रहा है, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, दोनों में अंतर है, ठीक है। और प्रॉफिट ओवर एंड अबाउट टारगेट, अब देखो क्या है 10%, प्रॉफिट ओवर एंड अबाउट टारगेट एक्सपेक्टेड है 10%, ये 10% किस पे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट ओवर एंड अबाउट टारगेट वो 10% है, ठीक है। पर टारगेट सैलरी कितनी, ये प्रॉफिटेबिलिटी आपने 12.50% दे दिया, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी किस पे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलेगा। तो आप पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, राइट। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, 5 लाख इक्विटी शेयर्स अगर दे के रखे हैं तो ये तो शेयर्स दे के रखे हैं, अगर आप देखो बाकी सब में रुपीज़ है, इधर रुपीज़ नहीं है, या समझो ये वापस खेल गया, इधर रुपीज़ नहीं है, करो ठीक है। 5 लाख है, 75 तो कॉल किए थे, तो 1 लाख फिर भी आप माइनस करोगे क्योंकि 1 लाख कॉल से ना दिए थे, तो ये आपका जो भी आया उसमें फिर रिजर्व आप ऐड करोगे 10 लाख का, उसमें आप पीएनएल का बैलेंस जो बिगिनिंग का है वो माइनस करोगे, वो करंट ईयर का भी तो लेंगे, तो बिगिनिंग का तो ठीक है 25 लाख आपने माइनस किया, करंट का भी 1,80,000 माइनस करो, तो और डिवेंचर भी ऐड करो, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड पर 12.5% करोगे तो 54.65 आता है, और कायदे से 12.5% करोगे तो ये जो है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बैठती है 54.65, ठीक है, 54,65,000। अब वो बोल रहे हैं कि वो उसका 10% बढ़ा देगा, तो ठीक है 60,11,500 कर देगा वो, तो 60,11,500 कर देगा, ठीक है। तो टारगेट प्रॉफिट से 10% और बढ़ा देगा, तो देखो ठीक है, तू इतना कर देगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात, इतना प्रॉफिट है, ठीक है। अभी तो हमको लॉस ही हो रहा है, पर तुम इतना प्रॉफिट कर दोगे, ठीक है। अब कंपनी जो है कितना पे कर रही है, मैक्सिमम इमोल्यूमेंट हम कितना दे सकते हैं, जितना प्रॉफिट उतना दे सकते हैं। ये थोड़ी ना करेंगे कि यार 1,80,000 का लॉस था तो ऐसा करते ना 54,65,000 नहीं सॉरी 60 जो है 60,11,000 जो है इतना तो प्रॉफिट होगा और 1,80,000 और ऐड कर दो, ऐसा तो होगा नहीं सीन। जितना प्रॉफिट है मैं उतना आपको दे सकता हूँ, तो मैं इसको दे कितना रहा हूँ अगर देखा जाए तो ये टेक होम सैलरी है, इसमें सबसे पहले तो टेक होम सैलरी है, इसमें पहले 4 लाख में से अपन तो डिवाइड करो 75%, जो कि टैक्स के बाद है, तो जो 4 लाख है ना ये टैक्स के बाद है, तो ये सबसे पहले तो 64 लाख आएगा। फिर एम्प्लॉय का खुद का भी कंट्रीब्यूशन है 6 लाख का, तो ये 70 लाख हो गया, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी है तो 76 लाख हो गया। हम तो 76 लाख दे रहे हैं, भाई ये क्या नाटक है, टेक होम सैलरी 76 लाख है पर प्रॉफिट तो इतना ही हो रहा है, तो भैया नहीं देंगे हम तुमको, 60 लाख 11 से ज़्यादा थोड़ी ना दे पाएंगे तुमको। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई देखो इसने जो है टेक होम सैलरी में जो बोला है इस दैट रिमेनिंग आफ्टर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद, तो भैया पहले तो जो है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के अगर बाद है तो पहले क्या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करोगे, ऐसा नहीं होगा, पहले आप टैक्स ऐड करो, ठीक है। ये आफ्टर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और आफ्टर जो है, ठीक है, आफ्टर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ऐसा है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि पहले सारे कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो एक सैलरी है, एक सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस हुआ, तो कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब माइनस हुआ, जो बचता है उस पर इनकम टैक्स जो है ये पे होगा, ऐसा माना है। क्योंकि देखो ना कि 76 लाख है, इसमें 6 लाख माइनस करो, 6 लाख माइनस करो, कितना आया 64 लाख, 64 लाख में 25% टैक्स जो है वो आप माइनस करोगे, और फिर जो है आपकी वो टेक होम सैलरी आएगी। तो आप ऐसे ही समझो, ठीक है, कि कितना इमोल्यूमेंट है, इमोल्यूमेंट में से सारे कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करो, जो बचता है उसमें टैक्स पे करो, तुम्हारा टेक होम सैलरी आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो है ये कैलकुलेशन करा, ठीक है, टेक होम सैलरी का, ठीक है। फिर वापस वही नो पैट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो एक बार वो कर लेते, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाले क्वेश्चन, राइट। जैसा कि बोला गया है कि आपको जो है 3 कॉलम बनाने के हैं, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल है ये 400 लाख है, प्रेफरेंस शेयर है 200 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 220 है, डिबेंचर 1600 है, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अब इतना सब तो आपको दे के रखा है, क्या आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करेंगे?
तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्या उसमें ऐड किया है, नहीं ऐड करेंगे। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट जैसे हेल्ड करके रखी हुई है, एडवांस किया हुआ है प्लांट को परचेस करने के लिए, कैपिटल WIP दे के रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको कैसे दे के रखा है 220। अब देखो इसमें अंडर राइटिंग कमीशन है जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, तो माइनस करो अंडर राइटिंग कमीशन जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, तो ठीक है। तो अंडर राइटिंग कमीशन नॉट रिटर्न ऑफ है, ये आप जो है बाकायदा जो है कैपिटल एम्प्लॉयड में था माइनस करते हो, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, ये आपने देख लिया, आपने कर भी लिया, माइनस हो गया। इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड 2400 आया। सर क्या हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना जरूरी है कि ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना जरूरी है? हमको ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना जरूरी है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो डे टू डे ऑपरेशन में, अब जैसे कि इधर दे के रखा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग दे के रखा है, ठीक है, एडवांस गिवन दे के रखा है, कैपिटल WIP दे के रखा है, तो ये सब कोई ट्रेडिंग थोड़ी ना है, तो माइनस करो ना। बात ये है कि हम इसको रिड्यूस करेंगे, भले ही वो हम लाइबिलिटी सेक्शंस के थ्रू जो है हम गए हैं, हमने कैपिटल जोड़ा, हमने कैलकुलेट किया, अब हम रिड्यूस करेंगे, तो सारी चीज़ें रिड्यूस करेंगे और ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेकर आएंगे। अब ये ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, करो कैलकुलेशन। अब सबसे पहले ये ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, आपका ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 2200। हमको नो पैट निकालना है और KO निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जब KO निकालेंगे तो हम तो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे तो ऐसे कैसे हम प्रपोर्शन निकाल लेते हैं। अब देखो 15% प्रेफरेंस कैपिटल है, 15% डिबेंचर है, प्रेफरेंस कैपिटल है और डिबेंचर भी है। अब देखो डिबेंचर है तो 15 का तो हो जाएगा 70% क्योंकि 30% टैक्स है, तो 10.5% हो गया, ठीक है। ये 10.5% हो गया, ये अपना हो गया डिबेंचर के रूप में। अब 15% आया, 15% अपना प्रेफरेंस है, कोई प्रेफरेंस में प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स तो ही नहीं। अब हमको निकालना KE, तो KE भी निकल जाएगा। अब KE निकालते हैं तो रिस्क फ्री रेट है जैसे 9.85, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है तो 16.25 माइनस 9.85, ये 6.4 है जो भी है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे 9.85, तो इस तरीके से 20.41% है। और आप जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकाल लिया, ठीक है। आप प्रपोर्शन के थ्रू जो है 13.35% आपका जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये आप किस पे लगाओगे? या 2200 पे लगाओगे, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहा है वहाँ पे, तो राइट। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है नो पैट निकालना। नो पैट निकालना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो है आपको प्रॉफिट कितना देख रखा है, अभी तो ये जो है पूरा रिजर्व एंड सरप्लस देख रखा है, प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं करी है। अर्निंग पर शेयर की वैसे बात करी थी 16, पर अर्निंग पर शेयर को अगर हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से जो है हमारा 640 लाख तो आ जाएगा एटलीस्ट। अभी जो 640 लाख है टैक्स के बाद है, इनफैक्ट ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद भी है, तो हम इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करने के बाद जो है इसको बोल सकते हैं कि ये टैक्स के बाद है, तो आपका फिर ऐसे कैसे नो पैट आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नो पैट आपका सीन आप समझ चुके होंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला आप समझ चुके होंगे, और ये 8वीं मई 18 में क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे क्वेश्चन में बोल सकते हैं, जहाँ पे हमको कैपिटल एम्प्लॉयड और जो है इसमें फ़र्क समझना चाहिए, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में से अपन ने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को माइनस किया था और अपन ने उसके हिसाब से जो है प्रपोर्शन निकाला है, तो हमको प्रपोर्शन के समय भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ये ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ओके। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का देखें तो वही बात है, वही क्वेश्चन था कि इंडस्ट्री एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी 12.5% है, तो आप पहले कैपिटल बेस निकाल लो। कैपिटल बेस निकालने के बाद जो है प्रॉफिट आ रहा है आपका जो भी वो 61, हाँ बस ये फिगर पूरा सेम है। तो आपने जो है एक तरीके से सैलरी निकाल के रख दी है, टारगेट प्रॉफिट निकाल के रखा है। अभी जो टारगेट प्रॉफिट है इसका 10% वो बढ़ा के दे सकता है, आप इतना मैक्सिमम इमोल्यूमेंट पे कर लेते हो, पर यू मैक्सिमम इमोल्यूमेंट आप कितना पे कर सकते हो ये 60.11 है, पर आप कितना पे कर रहे हो, तो समझो इधर जो है अगर हम बात करें तो इधर जो पेमेंट है टेक होम सैलरी 4 लाख है, 4 लाख को डिवाइड बाय पहले तो 70% कर दो, जो उन्होंने भी करके रखा होगा। अगर हम देखें, हाँ डायरेक्ट ऊपर करके रखा है, 48 लाख डिवाइड बाय 75%, तो 12 हो जाए 48 ना, डिवाइड बाय 75%, ये करा 12 लाख हमने जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन जोड़े। इस तरीके से मैक्सिमम एमोल्यूमेंट 76 लाख आ रहा है, जो कि ज़्यादा है, तो हम नहीं पे कर सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने RTP के तो क्वेश्चन करे हैं,
अच्छा ओके, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एक और क्वेश्चन है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का भी एक और क्वेश्चन है। ये तो चलो ठीक है, हम कर चुके हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के एक दो क्वेश्चन और है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की बात करें तो वही आपको प्रपोर्शन निकालना है। 2000 आपने इधर ऐड करा, 4000 इधर ऐड करा, 400 है, तो एक तरीके से 6000 डिवाइड बाई 6 400 हो गया। टैक्स रेट दे के रखा है, आप KO भी निकाल सकते हो, KD निकाल सकते हो। RF ये दे के रखा है तो आप KE निकाल सकते हो। इंटरेस्ट परसेंटेज डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ इतना खास नहीं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके, मैक्सिमम बिड पे है तो मैक्सिमम सैलरी वही आएगी 4 लाख। यही है क्या? मैक्सिमम सैलरी 4 लाख, देख लेते हैं। अब समझो, कैपिटल बेस तो 1 करोड़ है, ठीक है, और 11 लाख का प्रॉफिट है, 12.5 लाख प्रॉफिट कमा सकते हो। तो एक तरीके से देखो 1 सेकेंड, ज़्यादा जल्दी में बढ़ गए। ओके, क्या बोल के रखा है? 1 करोड़ पे 11, ठीक है। अब 1 करोड़ की देखा जाए तो 12.5% हो गया, तो 12.5 लाख, 2.5 लाख ओवर एंड अबाउट आगे प्रॉफिट आपको कमा के दे रहा है, मतलब 14 लाख हो जाएगा। तो ऐसे 15 लाख हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप जो है मैक्सिमम सैलरी 4 लाख उसको दे सकते हो, क्योंकि 11 लाख से आप पहुँचा दिया आपने उसको 15 लाख पे, ठीक है, आप दे सकते हो। अब देखो, यही पर्टिकुलर 4 लाख को आप 12.5% से डिवाइड करोगे तो 32 लाख आ जाएगा। तो आप मैक्सिमम बिड प्राइस जो है 32 लाख हो जाएगा। फिर जो हाउ क्वेश्चन पे हम देखते हैं और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी फटाफट देख के ख़त्म करते हैं। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख, हो जाएगा 15 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, डिबेंचर है 4 लाख, ठीक है। तो 15 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो एक तरीके से जो है 21 लाख हो रहा है। ये बात देख लो कि 21 लाख अपनी कैपिटल बनती है कि नहीं बनती है। ऑपरेटिंग कैपिटल की नहीं बात कर रहा हूँ ये। अच्छा ओके, 13 लाख है ना, 13 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ठीक है। तो ये अपना 19 लाख हो रहा है ना। अब 19 लाख हो रहा है तो प्रपोर्शन जब हम देखेंगे तो 13 लाख डिवाइड बाई 19 लाख करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ प्रपोर्शन की, क्योंकि अभी अपन इधर कैपिटल जब अपन निकालते क्यों, तो उसमें जब वेट करते हैं तो हम उसमें 19 लाख लेंगे, हम उसमें 15 लाख नहीं लेंगे। अगर आप देखोगे तो देखो आपने जो है 19 लाख लिया, ठीक है। पर जब हम ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, ये माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है वो 15 लाख आ जाएगा तब। अब देखो, मैं 12% प्रेफरेंस शेयर है तो 12% उसका KP दे के रखा है, ठीक है, KP दे के रखा है। डिबेंचर 10% है, उसका टैक्स रेट माइनस कर दोगे तो KD दे के रखा है, KE दे के रखा है, तो बीटा फैक्टर करके KE दे के रखा है। तो इस तरीके से KP, KD, KE ये सब दे के रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है? नो पैट निकालना। तो नो पैट निकालना सीख जाओ। नो पैट क्या, पैट दे के रखा है तो पैट दे के रखा है तो बिफोर टैक्स करो, या तो आप ऐसा करो, अगर पैट दे के रखा है तो जो है इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट को 1 - T कर दो, क्योंकि सिर्फ इसमें इंटरेस्ट का ही एडजस्टमेंट है। तो एक बार ऐसा करके देख लो, 40 लाख 1 - T, तो 40 लाख पे 60, 24,000 हो गया, तो 4,24,000 है क्या, सॉरी 4,24,000 क्या, हाँ अगर आप देखो 2,24,000 है क्या, तो हाँ अगर 2,24,000 आ रहा है तो ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है। तो ऐसे केस में तो आप क्या करो कि पैट है तो इंटरेस्ट 1 - T कर दो, तो 2,24,000 आ गया। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है जो हमारा ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, और WACC हमको दे के रखा है, तो WACC भी हमको दे के रखा है, ठीक। अब निकाल लो, जहाँ पे हमने जो है KE भी निकाल लेंगे, KD भी निकाल लेंगे। KD हमने कैसे निकाला? डिबेंचर है ना, अब डिबेंचर है तो रेट ऑफ टैक्स है तो 6% है ना, तो ये देखो अगर डिबेंचर है ये 6% हो गया। KP है 12% है, प्रेफरेंस टैक्स तो है नहीं, तो KP ये ले लिया हमने। तो इस तरीके से जो है हमने चीज़ों को समझा, और इसके RTP के सारे क्वेश्चन हमने EVA के कर लिए। तो अब हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम जो है EVA के MTP और सजेस्टेड के क्वेश्चन भी फटाफट देख लेंगे, ठीक। अब RTP है तो एक बार माई 21 के RTP भी देख लेते हैं। RTP में जो क्वेश्चन दे के रखा है वो फिनेंशियल लेवरेज के ऊपर दे के रखा है, तो एक बार प्रॉपर्ली क्विकली देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। कि फिनेंशियल लेवरेज से हमने EBIT तो निकाल लिया, और EBIT में से 1 - X माइनस करके हमने नो पैट निकाल लिया। इक्विटी कैपिटल, डेब्ट कैपिटल दे के रखा है, KD दे के रखा है, तो एक तरीके से हमने KD भी दे के रखा है हमको। तो अब देखो इन्होंने क्या करके रखा कि इन्होंने जो है निकाल के रख लिया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पोस्ट टैक्स निकाल के रखा है, राइट। तो मतलब कि वही WACC इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने करके रखा है, तो उन्होंने नो पैट में से माइनस कर दिया।
नो पैड 98 लाख था, उसमें से माइनस कर दिया, ये हमारा EVA आ गया। ठीक, ह्यूमन रिसोर्सेज के कारण बोल के रखा है कि ऑल तो जो है ह्यूमन बींग वो प्राइम मूवर है एक प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए, और टेक्नोलॉजी से ऊपर इनकी बात होती है। आप प्लेस अबाउट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड मनी, द कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डज नॉट असाइन सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पहले तो अपन लिख देंगे कन्वेंशनल अकाउंटिंग ने ह्यूमन रिसोर्सेज को सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, और ह्यूमन जो है आजकल प्राइम मूवर है जो टेक्नोलॉजी से ऊपर जिसको माना जाता है। प्लेस अबाउट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट मनी, तो ह्यूमन रिसोर्स को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी अकाउंटिंग जो है डेवलपमेंट स्टेज पे है, और कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अभी स्टैब्लिश नहीं हुए हैं वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन असेट के ऊपर। कॉस्ट जो इंकर हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज पे वो रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस इन P&L अकाउंट। तो इसको अपन वापस से बोले तो ह्यूमन जो होता है वो प्राइम मूवर होता है। सबसे पहले तो जो है अगर समझे तो ह्यूमन जो है प्राइम मूवर है, वो प्राइम मूवर है सबसे पहले, वो प्रोडक्टिविटी में तो वो प्राइम मूवर होता है, वो उसको टेक्नोलॉजी मनी के उसके ऊपर रखा जाता है, वो असेट है हमारी। ठीक है, बट कन्वेंशनल में तो इसको एक्सपेंडिचर बुक करते हैं, कोई अकाउंटिंग वैल्यूएशन क्राइटेरिया भी नहीं है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो डेवलपमेंट स्टेज पे है। तो इस तरीके से हमने जो है इस पर भी जो है कैलकुलेशन था, वो कैलकुलेशन हमने ओवर कर लिया, राइट। अब हम MTP और सजेस्टेड को फटाफट देख लेते हैं।